हे नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया कानून लेकर आया हूं जो करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का कानून है और कन्वर्जन से जुड़ा है, जो धर्मांतरण का मुद्दा होता है। देखो भैया, भारत चूंकि धार्मिक देश है, धार्मिक देश में धर्मांतरण से जुड़ा जब भी कानून आएगा वो सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बनेगा। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि देखो, जो गलत धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उस दिशा में उसे रोकने के लिए हमारा कानून बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि ये कानून केवल पेनाल्टीज की बात नहीं करता है, शादी की बात करता है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी बात करता है, पुलिस को ज्यादा पावर देने की बात करता है, इसलिए तमाम फंडामेंटल राइट इससे जुड़े हुए हैं और इसको लेकर इसकी आलोचना भी हो रही है। तो कोशिश करेंगे कि जो मेन प्रोविजन है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उसे पढ़ लें, जो एफिकेसी है इस कानून की, प्रभावशीलता, उस पर चर्चा कर लें, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इसके साथ जुड़ा है उसकी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चर्चा कर लें। देखो, मैंने लिखा भी आपके लिए कि जो अपकमिंग एपीओ एग्जाम है, बिहार की जुडिशरी का एग्जाम है, चाहे वो करंट अफेयर और लॉ इंटीग्रेशन का मुद्दा हो, क्योंकि कंटेम्प्रोरी लॉ डेवलपमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, जो भी समकालीन डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ये कानून महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे आर्टिकल 21 पे सवाल पूछा जाएगा, 25 पे पूछा जाएगा, आर्टिकल 14 पे पूछा जाएगा, इसे जोड़ दिया जाएगा। जो बीएनएस और बीएनएसएस भी लिख देते हैं, जब पुलिस की पावर की बात करेंगे तब भी ये कानून इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो बच्चे अभी यूपी एपीओ मेंस लिख रहे हैं, याद रखना बेटा, आपको ये कानून पढ़ के जाना है, क्योंकि धर्मांतरण से जुड़ा है, संविधान से जुड़ा है, बीएनएस बीएनएसएस से जुड़ा है। इसलिए ये जो निबंध का पोर्शन होता है, यहां भी आपसे ये पूछा जा सकता है। और जो इंटरव्यू स्टेज होती है उसमें क्या पूछेंगे, यही सब पूछेंगे, अप्लाइड सवाल पूछेंगे। तो ये जो कानून है इन सारे पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो भाई, बिना समय गवाए इस कानून को आसान भाषा में समझाता हूं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल स्लाइड्स हैं, तो दोनों ही माध्यम के जो बच्चे हैं उन्हें इससे मदद मिलेगी। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, समझाने का तरीका वही है जो मेरा स्टाइल है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने क्या लिखा आपके लिए, चलो शुरू करते हैं। 2026 नया कानून, इसी साल अभी का कानून, 17-18 तारीख का ये डेवलपमेंट है। 2026 का यह अधिनियम ऐसे धर्मांतरण को अवैध घोषित करता है, मतलब यह कानून बेटा किससे जुड़ा है, धर्मांतरण से जुड़ा है, और उसे इनवैलिड घोषित कर रहा है, वॉइड घोषित कर रहा है। ऐसे धर्मांतरण को बेटा वॉइड घोषित कर रहा है, जो यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे कानून की यह आत्मा है। अगर धर्मांतरण बेटा हो रहा है लालच के द्वारा, दबाव के द्वारा, छल बल के द्वारा, गलत प्रस्तुतिकरण, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, धमकी मतलब थ्रेट के द्वारा, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, धोखाधड़ी, फ्रॉड या विवाह के माध्यम से, ये वो सारे ग्राउंड है। महाराष्ट्र की सरकार का ये कानून कहता है कि अगर इन माध्यम से, इन एलिमेंट से, ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो ऐसा धर्मांतरण अवैध है, ऐसा धर्मांतरण शून्य है। इसमें ये जो मैरिज वाली बात है, विवाह वाली बात है, बहुत सारे राज्यों के कानून में आपको नहीं मिलेगी। ये एक नया एड ऑन फीचर है महाराष्ट्र के कानून में, ठीक है। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना होगा। मैं पॉइंट नंबर 1 भी लिख देता हूं, आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट मैंने आसान भाषा में लिखा, पहले के कानूनों से अलग पुलिस बिना शिकायत के भी स्वतः संज्ञान ले सकती है। ये जो दोनों टर्म है बेटा, ये आपके लॉ से जुड़ा है। देखो, हम लोग संज्ञेय अपराध के बारे में क्या पढ़ते हैं बीएनएसएस में, कि यदि कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ देन पुलिस कैन डू अरेस्ट, है ना, विदाउट वारंट। कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं, सुपीरियर ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं। बिल्कुल वही प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इस कानून में कि अगर इस तरीके का धर्मांतरण है जो इन एलिमेंट से हुआ है, पुलिस सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। कहेंगे पुलिस को कैसे पता चला? अरे, पुलिस के तमाम मुखबिर होते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन के स्रोत होते हैं। ये जो पावर पुलिस को दी जा रही है, जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर बड़ा विवाद भी है, एलिगेशन भी है, आप केवल गूगल पे टाइप करके देखो, आपको केवल इस कानून को जो क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं ऐसी तमाम लिंक मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन कि पुलिस कैन टेक सुओ मोटो एक्शन, खुद से ले सकती है विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट। ऐसे क्या होता है, एफआईआर हो, कंप्लेंट हो, तब कोर्ट हरकत में आएगी, तब पुलिस हरकत में आएगी, 156(3) हो, 155, मतलब सीआरपीसी बता रहा हूं, एसएचओ के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ।
इस केस में कहा जा रहा है नहीं भैया, पुलिस को अगर सूचना मिल रही है, पुलिस का अगर डिस्क्रिप्शन है, रीजन वगैरह रिकॉर्ड करेगी और वो तुरंत एक्शन ले लेगी। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, भैया कंप्लेंट कौन करेगा, किसकी लोकस स्टैंडाई है? शिकायत जो परिवर्तित व्यक्ति है, पॉइंट नंबर 1, उसके द्वारा या उसके निकट संबंधियों द्वारा की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस एपी सर का कन्वर्जन इन माध्यम से किया गया, मान लो अगर किया गया और एपी सर को लगा, रहे यार मेरे साथ तो धोखा हुआ, मेरे साथ तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, मेरे साथ तो एल्योरमेंट हुआ, तो एपी सर भी कर सकते हैं। और जो एपी सर के क्लोज रिलेटिव हैं, है ना, घर वाले, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कुछ भी जो क्लोज हैं, वो कहेंगे देखो भैया एपी सर का क्या हुआ, इन तक जो एलिमेंट मैंने बताया उनकी वजह से कन्वर्जन हुआ है, वो गलत है। तो लोकस स्टैंडाई बेटा कंप्लेनेंट के पास है जो कन्वर्टेड है मतलब, और दूसरा क्लोज रिलेटिव के साथ। सजा बहुत ही कड़ी सजा दी गई है। देखो याद करना पड़ेगा आपको, सजा में 7 वर्ष तक की कारावास है, पॉइंट नंबर 1, 1 लाख तक का जुर्माना है, पॉइंट नंबर 2। पहली सजा बेटा, अगर कोई पहली बार ये ऑफेंस कर रहा है, कन्विक्ट हो रहा है, तो 7 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। और यदि आप समझिए हायर पनिशमेंट है वल्नरेबल ग्रुप के लिए, अगर जो विक्टिम है जिसका कन्वर्जन कराया जा रहा है उन एलिमेंट से जिसकी अभी मैंने चर्चा की पिछली स्लाइड में, अगर वो महिला है, वो अवयस्क है, वो अनसाउंड माइंड का है, एससी है, एसटी है, या मास कन्वर्जन कराया जा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने भी एक बार एफआईआर कराई थी, तुम लोगों को बैचेस में बताया भी है, बहुत बार ऐसा होता है मास कन्वर्जन, पूरे गांव पूरी बस्ती का कन्वर्जन करा दिया गया। कन्वर्जन कराओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत तरीके से नहीं कराना, उन एलिमेंट से नहीं कराना। अगर ये सारे हैं विमेन, माइनर, अनसाउंड, एससी, एसटी, मास, तो भैया सजा क्या मिलेगी? हायर पनिशमेंट फॉर 7 ईयर इंप्रिजनमेंट बढ़ जाएगी, और जो फाइन है वो बेटा 5 लाख तक का हो जाएगा। पहले फाइन 1 लाख का था, एक बार हुआ अपराध, सजा मिली, दोबारा अपराध हुआ, सब्सिक्वेंट ओकेजन पर भी अपराध हो रहा है, जो रिपीट ऑफेंडर है, हैबिचुअल है, कहा जा रहा है पुनरावृत्ति करने वालों के लिए 10 साल तक की सजा और 7 लाख का जुर्माना। सोचिए, 3 तरीके की सजा है, तीनों आपको याद करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है बहुत कड़ा कानून महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी संस्थानों का जो पंजीकरण है रद्द किया जा सकता है और सरकारी सहायता बंद हो सकती है। कहने का मतलब है जो एनजीओज हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, वो कन्वर्जन करा रहे हैं एल्यूरमेंट से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, ठीक है ना, अगर वो पाए जाते हैं दोषी, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, उनको मिलने वाली मदद बंद। आपको पता होगा पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सैकड़ों संस्थान का एफसीआरए के आधार पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उनके खाते सीज कर लिए, करोड़ों रुपए सरकार ने जब्त कर लिए। तो बिल्कुल इस केस में ऐसा है कि अगर इस तरीके के संस्थान है, जो मैं आपसे शुरू में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऐसे संस्थानों का पंजीकरण रद्द, और जो भी उनको मतलब पैसा रुपया एड सरकार के द्वारा मिल रही है परोक्ष अपरोक्ष, वो भी बंद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो है ऑन मैरिज कंडक्टेड फॉर फोर्स कन्वर्जन। बहुत बार आपने देखा होगा इस तरीके की मूवीज वगैरह भी बनती है, शादी कराई गई, आइडेंटिटी छुपाई गई, बाद में पता चला अरे भाई साहब जो मेरा पति है, जो मेरी पत्नी है, वो तो दूसरे धर्म का है। अगर इस तरीके का केस है तो यह कानून बेटा कड़े प्रावधान करता है सजा से संबंधित। केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से, केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब अगर शादी हुई और यह बाद में कंप्लेंट की जा रही है कि शादी के बाद मेरा तुरंत धर्म बदलवा दिया गया, यह साबित हो जाए कि भैया शादी तो केवल धर्मांतरण के लिए कराई गई थी, तो ऐसी शादी बेटा वॉइड हो जाएगी। दैट शादी विल हैव नो लीगल इंप्लीकेशन। समझिएगा, पेटिशन कैन बी फाइल्ड बाय ईदर पार्टी अगेंस्ट अदर
विवाह का कोई भी पक्ष याचिका दायर कर सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो बेटा मुकदमा कर सकता है। बच्चा मां का धर्म अपनाएगा लेकिन दोनों से उत्तराधिकार अधिकार रखेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर उस शादी से बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो जो मां का रिलीजन है वही रिलीजन बच्चे का होगा, लेकिन जो बच्चा है वो सक्सेशन माता से भी लेगा, पिता से भी लेगा। आपको ध्यान होगा जब हम लोग सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट है, वॉइडेबिलिटी का है कि बच्चे का क्या होगा। तो हम कहते हैं बच्चा अपनी लेजिटिमेसी को रिटेन करेगा, भले शादी वॉइड हो जाए, भले शादी वॉइडेबल हो जाए, बच्चे के सक्सेशन का अधिकार माता पिता की संपत्ति से नहीं छीना जा सकता है। बिल्कुल वही सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट यहां इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है कि ऐसी शादी जो केवल अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए की गई थी, भैया उसे तो शून्य घोषित करवाया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया है तो उस बच्चे का धर्म मां का धर्म से डिटरमिन होगा और वो बच्चा माता और पिता दोनों की प्रॉपर्टी में सक्सेशन को क्लेम कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभिरक्षा सामान्यता मां को मिलेगी। हम हिंदू लॉ में भी यही पढ़ते हैं कि जो कस्टडी है वो सामान्यता मां को ही मिलेगी, ठीक है। बच्चे को भरण पोषण का अधिकार मिलेगा अंडर द बीएनएसएस प्रोविजन। पहले सीआरपीसी में हम 125 पढ़ते थे, अब 144 बीएनएसएस बेटा मेंटेनेंस से जुड़ा है, समरी प्रोसीडिंग है। अगर बच्चे को मेंटेनेंस चाहिए तो धारा 144 बीएनएसएस की मदद से वो क्रिमिनल कोर्ट में जाके तुरंत मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का भी दावा कर सकता है। ये सारे प्रावधान सोशल जस्टिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो समझ गया, इसीलिए मैंने बुलेट पॉइंट में किया है, ऐसे ही याद कर लेना, बहुत ही आसान है। अगला विषय है एडवांस नोटिस बिफोर द रिलीजियस कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन करना है, अगर कन्वर्जन करवाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एडवांस नोटिस देनी होगी, ठीक है। एडवांस नोटिस का बेटा क्या मतलब होता है, पूर्व में सूचना देनी होगी कि हम धर्मांतरण करना चाहते हैं, हम कन्वर्जन करना चाहते हैं। उठा लो, धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन की सूचना देना अनिवार्य है। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो भैया 60 दिन पहले बताना होगा। 60 दिन मतलब 2 महीने कि हम अमुक दिन को धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। अमुक दिन ना भी हो, 60 दिन से ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा। जैसे आज अगर सूचना दी जाए जिला प्रशासन को, आज क्या है 25 मार्च है, तो 25 मार्च से फिर 2 महीना वेटिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी इसे मैं केएस पुट्टू स्वामी से भी जोड़ूंगा कि 60 दिन की सूचना क्यों देना अनिवार्य है। कानून कहता है नहीं भैया, पहले बताना पड़ेगा। सूचना को सार्वजनिक किया जा सकता है ताकि आपत्तियां दर्ज हो सके। मतलब जो सूचना है उसे पब्लिक डोमेन में सरकार मतलब प्रशासन, जिला प्रशासन वो इशू कर सकता है उस डोमेन में जो पब्लिक का है कि भाई किसी को कोई आपत्ति हो। मान लो एपी सर का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, एपी सर कर रहे हैं, बता दो सबको, आसपास के समाज को पता चला, बगल वाले पड़ोसी आ जाए, अरे हम देखे एपी सर के यहां तो बोरा बोरा भर के पैसा भेजा जा रहा था, एपी सर को एक दिन डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हो सकता है एपी सर ना बोले, पड़ोसी वाले अंकल जी बता दें। ये कब बताएंगे, जब उनके पास सूचना होगी। सूचना कब होगी, जब पब्लिक डोमेन में प्रशासन जारी करेगा। तो कहा जा रहा है सूचना को सार्वजनिक किया जा सकता है। यह मुद्दा भी प्रीवीसी से जुड़ा है, अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जिसकी चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। और यदि कोई आपत्ति जिला प्रशासन को मिलती है तो पुलिस जांच कर सकती है। वैसे तो पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है, लेकिन ये तो फॉर्मल है ना मोडस ऑपरेंडाई कि भाई आपत्ति मिली, पुलिस को कहा गया और पुलिस बेटा जांच कर लेगी, ठीक है, पुलिस जांच कर लेगी। जबरन धर्मांतरण होने पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अगर यह समझ में आ गया कि जबरी कराया जाए, जबरी मतलब कंसेंट नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, वही सारे एलिमेंट्स जो हैं, अगर ये पुलिस को लग गया तो भैया पुलिस क्या करेगी, पुलिस फिर केस वगैरह रजिस्टर करके अपनी जांच शुरू करेगी। धर्मांतरण के बाद भी 21 दिन में घोषणा करना जरूरी है। मतलब अगर धर्मांतरण करना है तो 25 मार्च को बता के 60 दिन का इंतजार करो। 60 दिन के बाद धर्मांतरण कर सकते हैं या करवाया जा सकता है। उसके 21 दिन बाद जो व्यक्ति जिसने कन्वर्जन किया अपना, उसे जिला प्रशासन को बताना होगा। मतलब 60 दिन वाली नोटिस नहीं है, कन्वर्जन इलीगल,
कन्वर्जन करने के बाद 21 दिन बाद अगर नोटिस नहीं दी गई तब भी कन्वर्जन गड़बड़, ठीक है, तब भी वो इलीगल है, वॉइड है। घोषणा न करने पर धर्मांतरण अमान्य माना जाएगा, जो मैं आपसे कह रहा था, विदाउट दिस डिक्लेरेशन 21 डेज द कन्वर्जन विल बी ट्रीटेड टू बी वॉइड इन कैरेक्टर, ठीक है। यूनिक फीचर इन एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया, दो दूसरे लॉज हैं यूपी वगैरह या जहां उत्तराखंड में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं, तो ये है भैया जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिया और बड़ी संक्षिप्त भाषा में बताया जितना एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 7 से 14 वर्ष की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है। राजस्थान में बेटा 10 से 20 वर्ष की सजा है, संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र का कानून संरचनात्मक रूप से अधिक सख्त है। महाराष्ट्र लॉ स्लाइटली लेस सीवियर इन पनिशमेंट बट स्ट्रिक्टर इन स्ट्रक्चर। भाई सजा कम है, चलो ठीक है, यूपी से तो कमी है, राजस्थान से तो कमी है, लेकिन आप पुलिस को पावर दे रहे हैं, आप शादी को अवॉइड कर दे रहे हैं, बच्चे को लेकर आप नई वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर है महाराष्ट्र के कानून का बेटा वो कठिन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसमें पुलिस की स्वतः संज्ञान की पावर, कठोर सूचना प्रणाली, पहले 60 दिन बाद में 21 दिन और विवाह की अमान्यता शामिल है। ये नया है और इसे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही हार्श पनिशमेंट है। तो यह नए सख्त कानूनों की श्रेणी में आता है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, इतना खतरनाक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज से जुड़ा है, ठीक है। कैसे जुड़ा है? एक केस है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं पढ़ाता भी हूं, इसके बिना कन्वर्जन की बहस ही अधूरी है। बेस्ड ऑन द रेव स्टेनिस लॉस केस वेयर द राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। बेटा आपको पता है कोर्ट कहती है 1980 के दशक में, खुद भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, वो अपने धर्म का प्रसार करे, और इस प्रचार प्रसार में कन्वर्जन भी शामिल है। मतलब अगर एपी सर हिंदू हैं तो एपी सर कहते थे भाई देखो हिंदू धर्म इतना महान, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, हमारे भगवान के बारे में जानो, आदर्शों के बारे में जानो, और मैं किसी को पॉजिटिवली कन्विंस भी कर सकता हूं आजा भाई मेरे धर्म में। लेकिन अगर मैं किसी को एल्यूरमेंट करूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस करूं, मिस रिप्रेजेंटेशन, थ्रेट, कोएर्शन, ये सब करूं तब गड़बड़ है। लेकिन परमिसिबल क्या है? कन्वर्जन कराना। मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, जिसको आना है आ जाओ भैया हिंदू धर्म में, दैट इज परमिसिबल। और खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट बेटा इस केस में प्रोपोगेशन, क्योंकि आर्टिकल 25 में प्रोपोगेशन है, कंसाइंस है, ठीक है, तो प्रोपोगेशन में कह रही है कि ठीक है उसमें पॉजिटिव कन्वर्जन जो है वो भी आ सकता है। प्रीवियसली कंसर्न आफ्टर अराइजेस पुट्टू स्वामी जजमेंट, क्योंकि ये जो प्रायर नोटिस है, एक है यहां हमारा पुट्टू स्वामी का जजमेंट, प्रायर नोटिस 60 दिन की, पब्लिक डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा विवाद है, विवाद क्या है उसे समझ लो, आसान भाषा में समझ लो, संविधान का टीचर हूं इसलिए अच्छे से समझा सकता हूं। जब हम प्रायर नोटिस देंगे 60 दिनों की, तो उससे क्या होगा? हमने 60 दिनों की प्रायर नोटिस दी, मतलब हमने जिला प्रशासन को बता दिया कि भैया हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पुलिस की इंक्वायरी है वो इनिशिएट हो सकती है। हमने कहा वो सारी सूचना पब्लिक डोमेन में जिला प्रशासन जारी कर देगा। काहे भैया जारी कर देगा? हम कन्वर्जन कर रहे हैं, मान लो हम शादी करना चाहते हैं, हम तुमको बताए, तुमने क्या किया? सब जगह जारी कर दिया। पब्लिक ऑब्जेक्शन होगा, हैरेसमेंट वगैरह हो सकता है। तीसरा विषय जो है पुट्टू स्वामी की बात मैं कह रहा हूं, केएस पुट्टू स्वामी का जो जजमेंट है राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ, कि आपने तो इस कानून को पब्लिकली स्क्रूटिनाइज एक्ट बना दिया। जिला प्रशासन करे ना करे, बहुत सारी ऐसी संस्थानें हैं जो ऑब्जेक्शन कर लेंगी, आ जाएंगे चाचा चौधरी बन के। तो सवाल ये 3 है कि पुलिस इंक्वायरी होगी, जानकारी पब्लिक डोमेन में चली गई पब्लिक ऑब्जेक्शन के लिए, तो ये जो कानून है ये पब्लिक स्क्रूटिनाइज्ड एक्ट बन गया। अब पुट्टू स्वामी के साथ क्या है? पुट्टू स्वामी के निर्णय आने के बाद आपको पता है राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। बड़ी पुरानी बहस थी, खड़ग सिंह का केस है, सतवंत का है और दुनिया भर के केस लॉ हैं। कहा गया नहीं भाई 2017 में ना, राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है। सवाल यह है कि पुट्टू स्वामी के जजमेंट के आने के बाद जो मेरी डिसीजनल ऑटोनॉमी है, जो मेरी फ्रीडम ऑफ बिलीफ है,
जो मेरा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, जो आर्टिकल 25 से निकलता है, जो मेरा इंटीमेट पर्सनल चॉइस है, उसे कोई छेड़ नहीं सकता, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल 13 बैठा हुआ है गार्डियन बन के। तो आप मेरे मौलिक अधिकारों को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं रिलीजियस कन्वर्जन कर रहा हूं, मान लो मैं कर रहा हूं धर्मांतरण, तो साहब ये मेरा इनर कंसाइंस है। कंसाइंस का मतलब पता है आपको? पता होगा जो मुझसे बैच में पढ़ चुके हैं। कंसाइंस का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ माइंड एंड थॉट, मेरे दिमाग की फ्रीडम, मेरे थॉट की फ्रीडम। इसीलिए भारत में आर्टिकल 25 नास्तिकों के लिए भी अवेलेबल है। मत मानो तुम भगवान को। तो कहा साहब ये मेरी इनर कंसाइंस है, ये मेरी डीपली पर्सनल चॉइस है कि मैं किससे शादी करूं, मैं किस धर्म में जाऊं। तो सवाल ये है, जो इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी है, जो डिसीजनल ऑटोनॉमी है, वो क्या हो रहा है? वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आपने पब्लिक ऑब्जेक्शन में सारी सूचना डाल दी। अब क्या होगा? मेरा सोशल बैकलेस हो सकता है, मेरे सारे रिश्तेदार मुंह फुला के बैठ जाएंगे, मेरे घर वाले मुंह फुला के बैठ जाएंगे, मुझे परिवार से निकाल देंगे, संपत्ति से निकाल देंगे, मेरा हैरेसमेंट हो सकता है। क्यों छोड़ रहे हो? क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हो? जो विजिलेंट एक्शन वाले लोग होते हैं, तो सवाल है कि मेरे फंडामेंटल राइट पर इसका चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्प्टिव डिस्क्लोजर, पहले मैं बता दो, हम कहे अरे यार अगर हम गलत कर रहे हैं, कोई गलत कर रहा है तो कर लेने दो, फिर सजा दे देना। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझना होगा। दूसरा पहलू क्या है सरकार की तरफ से? क्योंकि आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। मैं नहीं कह रहा यार, लिखा है पार्ट 3 में, जाके पढ़ लो। तो सवाल है कि फोर्स कन्वर्जन हो रहा है इस देश में, बड़े पैमाने पर हो रहा है। फ्रॉड से कन्वर्जन कराया जाता है, इंड्यूसमेंट से कन्वर्जन कराया जाता है। तो सरकार कह रही है कि देखो भैया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो प्रोटेक्शन है, विजिलेंट एक्शन, तमाम ऐसे संस्थानें काम कर रही हैं, ठीक है, तो हम एक बेहतर व्यवस्था लाना चाहते हैं। यह सरकार का पक्ष है। और जो प्रिवेसी को लेकर, डिसीजनल ऑटोनॉमी को लेकर, जो चॉइस को लेकर पहलू है संवैधानिक, वो भी मैंने आपको बता दिया। तमाम ऐसे कानून है, जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सूचना के प्रोविजन को रद्द कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरधर्म विवाह को अपराध बनाने वाले प्रावधान रोक दिए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 60 दिन की घोषणा पर सवाल उठाया था। तो विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानूनों को पहले भी रिफाइन किया है, रोका है, इनवैलिडेट किया है कुछ प्रोविजन को। तो जो महाराष्ट्र का कानून है, निजता और स्वतंत्रता के आधार पर, यह भी जांच में आएगा, इसे भी चैलेंज किया जाएगा। तो ठीक है, वी विल आल्सो बी रेडी, हम भी तैयार रहेंगे जब किया जाएगा। तो यह कानून था महाराष्ट्र का, उसके जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिए। जो संवैधानिक मुद्दा उससे जुड़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरे स्टेट के कानूनों से उसे कंपेयर भी कर दिया। अब आपके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ, आप खुद को कैसे साबित करते हैं। बढ़िया आंसर राइटिंग कर लो। और देखो, हमारा यूपी एपीओ मेन सक्सेस बैच लाइव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आंसर वगैरह अपडेट कर दिए हैं। मिलाओ बेटा, 1 घंटा भी मत बर्बाद करो, है ना। तुरंत तैयारी में लग जाओ। हम तैयार हैं, हमारा ये बैच तैयार है। जिस तरीके से हमने प्रीलिम सक्सेस बैच में हजारों बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो आज के लिए इतना ही। फिर नए कानून को लेकर आऊंगा, आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, एस्से की तैयारी करवाने, इंटरव्यू की तैयारी करवाने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके मन में जो सवाल हैं, आपके जो विचार हैं। क्योंकि मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं जब बहस होगी तब बेटा आपके अंदर वो संवैधानिक दर्शन, संवैधानिक सोच का विकास होगा। तो मैं क्या कहता हूं भाई, मेरे लिए कहा जाता है सर संविधान पढ़ाते नहीं, उससे प्यार करना सिखा देते हैं। तो मैं चाहता हूं संविधान जैसे लिविंग सब्जेक्ट से आप प्यार करो। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।